नमस्ते, मेरा नाम आशित है और आप देख रहे हैं एयर नाउ। अभी जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो पटना की सड़कों पर भारी भीड़ है। लोग जाम में फंसे हुए हैं। अब क्यों फंसे हैं, क्यों भीड़ है? भीड़ इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी की जो यात्रा सासाराम से शुरू हुई थी, वोटर अधिकार यात्रा, वो आज पटना में उसका समापन हुआ। लोग पहुंचे थे, कार्यकर्ता पहुंचे थे, गांव गांव, पंचायत पंचायत, ब्लॉक से। तो आज हम उसी पर चर्चा करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, उस यात्रा को डिकोड करने के लिए बैठे हैं जो यात्रा आज पटना में खत्म हुई। तो हमारे साथ जो हैं इस चर्चा पर बात, हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं, हमारे साथ अभी वरिष्ठ पत्रकार विनय कुमार हैं, बिहार झारखंड के राजनीतिक मामले के विशेषज्ञ, जिन्होंने बिहार झारखंड को बहुत बढ़िया से राजनीतिक मामले में देखा है, कवर किया है। तो आज हम उन्हीं से जानेंगे इस यात्रा के बारे में, उनके अनुभव से, कि जिस मकसद के साथ राहुल गांधी या फिर कह लें इंडिया अलायंस इस यात्रा के लिए निकली थी, उसमें कितना सफल हुए हैं। स्वागत है सर आपका इस चर्चा में। नमस्कार सर, हम लोग अभी राहुल गांधी की यात्रा पर बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, ये यात्रा जो 17 अगस्त को शुरू हुई और आज 1 सितंबर को इसका समापन हुआ, ये ग्राउंड पर कितना असर दिखा इसका? ये जो यात्रा शुरू हुई, इससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक उत्साह जगा है। सबसे जो बड़ी बात है, चूँकि कांग्रेस सड़क पर दिखाई नहीं पड़ती थी, पहली बार अब कांग्रेस से राहुल गांधी जिस तरह से आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए हैं और जिस तरह से एक मुद्दे को लेकर चले हैं और लगातार बिहार भ्रमण करते रहे, तो इससे कांग्रेस के कार्यकर्ता सरचार्ज हो गए। और मुझे लगता है कि इससे कांग्रेस का मनोबल भी लौटा है, क्योंकि 1985 के बाद कांग्रेस पार्टी बिहार में कभी सत्ता में आ नहीं पाई, सत्ता में इस रूप में कि उसकी अपनी कोई सरकार नहीं बनी। लालू जी के साथ कांग्रेस की सरकार चली है बिहार में, लेकिन 2000 में, लेकिन 85 के बाद जब कांग्रेस कभी अपने बलबूते पर बिहार में सरकार नहीं बना पाई। 85 वो अंतिम वर्ष था जब चंद्रशेखर सिंह मुख्यमंत्री थे और बिंदेश्वरी दुबे कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो दोनों के नेतृत्व में बिहार में कांग्रेस को सफलता मिली और उसके बाद बिंदेश्वरी दुबे मुख्यमंत्री बने। उस कालखंड में कई मुख्यमंत्री बनते चले गए। 85 से 90 के बीच में अगर कांग्रेस को अगर आप देखेंगे तो कई मुख्यमंत्री थे। बिंदेश्वरी दुबे थे, भागवत झाजा थे, अब जगन्नाथ मिश्रा भी बने, सत्यनारायण सिंह पहले बने और चुनाव के समय 90 में जगन्नाथ मिश्रा को बनाया गया। तो कई मुख्यमंत्रियों को, उसके बाद कांग्रेस का पतन शुरू हो गया बिहार में, क्योंकि 89 का दंगा जो हुआ, उस दंगे के कारण कांग्रेस धीरे धीरे सिकुड़ती चली गई बिहार में। और फिर इसके जो कार्यकर्ता थे वो मैदान में जमीन पर लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। अब राहुल गांधी ने एक नया मुद्दा छेड़ा, पिछड़ों को, दलितों को, और अब वोटर अधिकारी यात्रा उनका है कि वोटरों को अधिकार मिले। तो आप जानते हैं कि जो इस देश का संविधान बना, तो संविधान में वोटर पहले बने और नागरिकता बाद में लोगों को मिली। यानी कि जब पहला चुनाव हुआ देश में 51-52 में लोकसभा का, तो उसके पहले मतदाता सूची बन गई। और आपको मालूम है कि 50 में कॉन्स्टिट्यूशन बना, लागू हुआ इस देश में, तो नागरिकता उसके बाद भारत के नागरिक हम लोग, जनजात नागरिकता भी है, यहाँ एक प्रावधान है। तो भारत में उस समय भी कोई वोटर छूटे नहीं, इसका प्रावधान किया गया था। और अब हर नागरिक जो 18 साल से ऊपर हैं वो वोटर बने। और वैसे वोटर जो कहीं शिफ्ट कर गए हों, जिनकी मृत्यु हो गई हो, तो वोटर लिस्ट में हम लोग भी वर्षों से देखते रहे हैं बहुत सारी त्रुटियां रही। हालांकि ये त्रुटियां कोई कर नहीं रहा है, लेकिन इसको आप कह सकते हैं कि लैप्सेस की वजह से जिस तरह से उसका पुनरीक्षण होना चाहिए उस तरह से नहीं हो पाता है। तो हम लोग गांव से आते हैं, गांव देहात से आते हैं, हम लोग भी पाते हैं कि बिना मतलब का कुछ नाम हटा दिया जाता है, बिना मतलब का कुछ नाम जोड़ा जाता है। बूथ में कभी यहाँ से पता चला कि आपका बूथ है तो कर दिया गया 2 किलोमीटर दूर, पता चला आपके गांव में। इस तरह की चीज़ें पहले भी देखने को मिलती थी, आज भी है। तो अब तो चूंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, अब टेक्नोलॉजी के साथ एक एक लोग, हम लोग जानते थे कि 3-3, 4-4 जगह वोटर लिस्ट में उनका नाम रहता था।
तो अब टेक्नोलॉजी के जमाने में जैसे एक आधार को आप उदाहरण ले लीजिए, अगर आप आधार को देखते हैं तो आधार एक आधार दूसरा आधार आप नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वो आपके आंख का, आपके फिंगरप्रिंट का। तो अगर आप पूरे मतदाता सूची को ही अगर आधार से अगर आप जोड़ दें, टेक्नोलॉजी का सहारा ले, तो कोई दूसरा वोटिंग कर नहीं सकता है दूसरे जगह पर। लेकिन आज अभी भी क्या होता है कि आप रह रहे हैं रांची में, चले गए पटना, वहाँ का भी मतदाता बन गए, यहाँ का भी मतदाता है। तो इस प्रक्रिया को भी थोड़ा सरल बनाने की आवश्यकता है कि अगर हम जा रहे हैं तो जो यहाँ का BLO वगैरह है वो भी पता करते रहे कि मुझे लगता है कि इस पर सभी दलों को सोचना चाहिए, और सभी दलों को, जिसे राजनीति से ऊपर मुझे लगता है कि मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए राजनीति से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। और ये बड़ी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, क्योंकि अपने देश में कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिस पर आज भी लोगों का विश्वास है। चुनाव आयोग पर भी लोगों का विश्वास है। अगर चुनाव आयोग पर विश्वास घटेगा तो लोकतंत्र के लिए नुकसान है। सर, मैं यही समझना चाह रहा हूँ कि राहुल गांधी जिस मकसद के साथ निकले थे, क्या आपको लगता है कि ग्राउंड पे लोगों को भी लग रहा है, जमीन पे लोगों को भी लग रहा है कि नहीं, राहुल गांधी जो कह रहे हैं वोट चोरी हो रहा है, वो हमारा वोट चोरी हो रहा है? देखिए, राहुल गांधी चुनाव में क्या है, चुनाव परसेप्शन का खेल होता है और परसेप्शन बनाया जाता है। और अगर अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल आपको बनाए रखना है तो कुछ बातें जो सही नहीं होता उसको भी बोला जाता है। चुनाव को हम लोग लंबे समय से देख रहे हैं, एक पत्रकार के रूप में 89 से लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव कवर कर रहे हैं। एक लंबा चुनाव देखने और कवर करने का मुझे अवसर मिला है। हम लोग ये अनुभव किए कि हर चुनाव में एक मुद्दा बनाया जाता है। वोटर चोरी का मुद्दा भी बनाया जा रहा है। भाई, अपने कार्यकर्ताओं में अगर आपका कार्यकर्ता, अगर आप कभी जब मतगणना होता है तो आप वहां जाकर देखिए, मतगणना में जो लोग खड़े होते हैं, जान रहे हैं चुनाव हार रहे हैं, तब भी वो कहते हैं कि नहीं, अंतिम तक हम लोगों का संभावना है। इसलिए कि अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए। तो यहाँ भी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़े, कांग्रेस का कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़े की बात, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी इसमें सफल होते दिख रहे हैं। अच्छा, मतलब कि जो उनके कार्यकर्ता हैं या फिर चुनाव से पहले जो माहौल बनाया जाता है उसमें वो सफल दिख रहे हैं। निश्चित रूप से। ठीक। अच्छा सर, अब इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। इस यात्रा का जो है कांग्रेस के अलावा तेजस्वी यादव हैं, घटक दल हैं, और VIP हैं इस बार जो शामिल हुए हैं। पिछली बार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन समय पे उनको बोले थे कि मैं छुड़ा घोंपा गया। तो अब इसमें हम जानना चाहते हैं कि क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स भी है? क्या ये परसेप्शन तो है ही, लेकिन अपने जो गठबंधन के दल हैं उसमें भी ये प्रेशर, सीट की लड़ाई को लेके? नहीं, देखिए, हर पार्टी की इच्छा होती है हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ें, और कांग्रेस पार्टी 70 सीटों पर पिछली बार चुनाव लड़ी थी। तो कांग्रेस निश्चित रूप से, लेकिन चूंकि मुकेश सहनी का इसमें आना हुआ तो सीट तो 243 उसी में आपको बांटना होगा। तो मुझे लगता है कुछ कम बेसी सीट पर समझौता होगा महागठबंधन में, और कांग्रेस को भी हमको लगता है कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और तेजस्वी यादव चूंकि मुख्यमंत्री उनको बनना है, तो मुख्यमंत्री उनको बनना है तो उनको ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो मतलब तो मुझे लगता है कि RJD और कांग्रेस निश्चित रूप से अपनी सीटें कुछ कम करेंगी और अपने सहयोगियों को ज़्यादा एडजस्ट करने का, खास करके मुकेश सहनी, जिसका अपना एक वोट बैंक है बिहार की राजनीति। मुकेश सहनी तो लगातार कहते हैं कि हमें 60 सीट चाहिए, डिप्टी CM भी बनेंगे। नहीं, देखिए, मांगने में तो कोई हर्ज है नहीं। मुझे नहीं लगता है कि उनको 20 के अंदर ही सीट मिलेगी, जो हम लोगों की समझदारी है। 20 से ज़्यादा सीट का तो गुंजाइश है भी नहीं। 20 के अंदर जो भी सीट हो उनके लिए, तो ये सीट थोड़ा घटेगा। कांग्रेस से भी हो सकता है घटे और RJD से भी घटे। बाकी तो आप वामपंथी को घटा नहीं सकते हैं, क्योंकि माले का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। भाकपा माले सबसे बेहतर परफॉर्म की, भाकपा माले तो और अधिक सीट पर दावेदारी कर रही है, और कुछ इलाकों में उसका वर्चस्व भी है, जैसे मगध का इलाका, जैसे सीवान के इलाके में भाकपा माले एक बड़ी ताकत है। उसके सांसद भी हैं मगध के इलाके से, बक्सर वगैरह जो इलाका है। तो मुझे लगता है कि
भोजपुर वगैरह जो आरा से भी उसके सांसद हैं भाकपा माले के। तो मुझे लगता है कि सीटों में थोड़ा बहुत 19-20 होगा। और कांग्रेस पार्टी भी अपनी दावेदारी मजबूती से रखी है। जब लोग कहते थे भाई कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, आज कांग्रेस का तिरंगा, कांग्रेस का जो झंडा है वो गांधी मैदान में दिखाई पड़ रहा था। बड़ी संख्या में राहुल के पीछे लोग थे। तो राहुल गांधी जी की, देखिए विपक्ष की जब आप राजनीति करते हैं तो विपक्ष की राजनीति पे आपको जमीन पर उतरना पड़ेगा। हम लोग लंबे समय तक विपक्ष की राजनीति को देखे, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे लोगों को देखने का मौका मिला, मधुलिमई जैसे लोगों को देखने का मिला। तो जॉर्ज फर्नांडिस वगैरह जिस तरह से संघर्ष करते थे जमीन पर, उस तरह का संघर्ष राहुल गांधी भी अब उन्होंने भी शुरू किया है। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी को जो पप्पू समझने की कोशिश अगर कोई करेंगे तो ये उनकी भूल होगी। इस यात्रा से इस मिथक को बहुत तोड़ा उन्होंने। पप्पू राहुल गांधी है नहीं। मुझे एक बार उनसे व्यक्तिगत रूप से बातचीत करने का अवसर मिला और काफ़ी लंबी बातचीत हुई हम लोगों की। तो चीज़ों को समझते हैं राहुल गांधी और काफ़ी पढ़ते लिखते भी हैं। तो मुझे लगता है कि अब उनका एक जो इमेज हुआ एकदम ट्रांसफॉर्म हो गया, बदल गए। दूसरा अब लीडर अपोजिशन बनने के बाद तो और उनकी अलग पहचान बनी है। और आप पिछड़ों की बात कर रहे हैं, दलितों की बात कर रहे हैं, जो अकलियत की बात कर रहे हैं, जो वोट बैंक है भारत की राजनीति में। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी अब सीरियसली लेना पड़ेगा राहुल गांधी को। अगर सीरियसली लेने की भूल करेंगे, सीरियसली नहीं लेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी मुसीबत बनेगी, उनके लिए खतरे की घंटी बन सकती है। अच्छा सर, अभी आप वो बोले कि राहुल गांधी जो है पिछड़ों की बात कर रहे हैं, अकलियतों की बात कर रहे हैं, अम्बेडकर की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, लेकिन बिहार में कांग्रेस की जो राजनीति रही है उसमें आपको लगता है कि बिहार के लोगों को ये समझा पाएंगे कि राहुल गांधी जो है पिछड़ों की बात कर रहे हैं? क्या पिछड़े जो है इससे खुश होंगे? नहीं, देखिए निश्चित रूप से भाई जब मंडल कमीशन आया तो भारत की राजनीति बदल गई। अगर मंडल कमीशन लागू होने के बाद 90 से तो भारत की राजनीति बदल गई और मंडलवादी जो ताकतें हैं वो मजबूत, लालू यादव जैसे लोग काफ़ी मजबूत हुए। और आज की रैली में तो आपने देखा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी गए थे। हेमंत सोरेन ने भी बहुत सुंदर भाषण अपना दिया और जिस तरह से उत्साहित थे और जिस तरह से हाथ हिला रहे थे और कर रहे थे, तो हेमंत सोरेन भी कार्यकर्ताओं में और जो समर्थक थे उनमें जोश भरने का काम कर रहे थे। और पिछला चुनाव जो भी झारखंड विधानसभा का हुआ उसमें हेमंत सोरेन ने तो दिखा दिया कि हम अपनी ताकत के बदौलत भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं। और सर्वमान्य नेता बन के विपक्ष के उस समय सत्ता पक्ष कह सकते हैं, झारखंड के लिए सत्ता पक्ष हेमंत सोरेन निकले और फिर मुख्यमंत्री बने। तो हेमंत सोरेन का सहयोग वहाँ मिल रहा है। तो इससे निश्चित रूप से जो बिहार में अभी विपक्ष है वो एक अपने को मजबूत ताकत दिखाने की कोशिश को मजबूती से दिखाने में सक्षम हो रहा है। तो मुझे लगता है कि बिहार का चुनाव जो होगा बड़ा कठिन चुनाव है इस बार क्योंकि कई घड़ा है। आपको पीके अलग से कर रहे हैं, बसपा सब सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रही है। भारतीय बहुजन समाज पार्टी मायावती का घोषणा है और मायावती ने अपने भतीजे को बिहार आकाश आनंद को बिहार, और आकाश आनंद का भी टेस्ट है बिहार चुनाव में क्योंकि वो अगर बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे तो फिर उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी। तो उनका भी देखना पड़ेगा किस तरह से करते हैं। और बिहार में आपको मालूम होगा कि रविदास वोट जिस पर मायावती की पकड़ रहती है तो वो वोट अच्छा है, 5-6% है बिहार में उसकी आबादी, तो उस वोट पर पकड़ है। हालांकि कांग्रेस ने भी उसी जाति के राजेश राम को अध्यक्ष बनाया है। तो देखना है कि कितना कांग्रेस को मायावती क्षति पहुंचा पाती है। अच्छा सर, एक चीज़ पर ये जो रूट डिसाइड किया गया था सासाराम से फिर पटना तक पहुंचे, ये तिरहुत हो गया, ये रूट के पीछे भी कोई स्ट्रेटजी थी क्या? नहीं, देखिए सासाराम इसलिए दिया गया कि सासाराम जो सबसे बड़े नेता उस इलाके के थे बाबू जगजीवन राम, जो रविदास बिरादरी के थे, और उनकी बेटी मीरा कुमार थी। ठीक है भी मीरा कुमार लोकसभा की अध्यक्ष है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब मीरा कुमार पहली बार 86-87 में सांसद बनी थी
तो बिजनौर से सीट जीती थी, उत्तर प्रदेश से, और उस चुनाव में उन्होंने मायावती को भी हराया था और रामविलास पासवान को हराया था, और तब मीरा कुमार जीत कर गई थी पार्लियामेंट। तो आप कह सकते हैं कि जो दलितों के दो बड़े नेता देश में सबसे बड़े नेता के रूप में रामविलास पासवान, मायावती की चर्चा होती है। इन दोनों को हरा के मीरा कुमार पहली बार सांसद बनी थी, फिर लोकसभा की अध्यक्ष कई बार बिहार। तो वो इलाका जो भोज इलाका है वो कांग्रेस के लिए, अभी भी सासाराम से कांग्रेस के सांसद हैं, तो फर्टाइल इलाका है। तो मुझे लगता है इस समय इन बातों को ध्यान में रखकर बनाया गया होगा रूट। और उसी इलाके से, उसी मगध के इलाके से अखिलेश प्रसाद सिंह आते हैं, जो राजेश राम आते हैं, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। अखिलेश प्रसाद सिंह बिहार के एक मजबूत नेता हैं, कांग्रेस के मजबूत नेता हैं, CWC के मेंबर हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, केंद्र में मंत्री रहे, बिहार में मंत्री रहे। तो मुझे लगता है कि अखिलेश प्रसाद सिंह की भी ताकत का उपयोग कांग्रेस पार्टी कर रही है, तो इसलिए ये रूट बनाया गया। और पिछले चुनाव में भी इन इलाकों में अगर आप देखिएगा, मगध के इलाकों में, बक्सर के इलाकों में, तो अच्छा परफॉर्मेंस हुआ था महागठबंधन का। अच्छा, इस वोट अधिकार यात्रा में एक चीज़ और देखने को मिला, पप्पू यादव, जब अक्सर भी कोई भी कांग्रेस का कोई कार्यक्रम होता था तो पप्पू यादव को एक वो वीडियो वायरल हुआ कि चढ़ने नहीं दिया गया बस पे, लेकिन इस बार पप्पू यादव को भी साथ लिया गया, गाड़ी पर थे। उन्होंने तेजस्वी यादव को अपना भाई कहा कि एकमात्र जो है तो बिहार का मसीहा बचे हुए हैं लोगों का भला करने के लिए। तो मतलब इस वोट अधिकार यात्रा से सभी लोगों को साथ रखने की कोशिश की गई। नहीं, पप्पू यादव तो बहुत बढ़ चढ़कर उन्होंने कहा जननायक तक की उपाधि दी उन्होंने, जबकि ये उपाधि कर्पूरी ठाकुर को है। और आज भी अगर जननायक कहिएगा तो लोग कर्पूरी ठाकुर समझते हैं, से लोकनायक कहिएगा तो जयप्रकाश नारायण समझते हैं, बिहार केसरी कहिएगा तो सिकेश सिंह समझते हैं, राष्ट्र कवि कहते हैं तो दिनकर को लोग समझते हैं। तो एक उपाधि से लोगों की पहचान होती है। तो लोग आज जननायक की उपाधि उन्होंने दे दी, तो आप इससे ज्यादा क्या पप्पू यादव कर सकते हैं। अपनी तरफ से समर्पण उन्होंने किया। और राहुल गांधी सबको जोड़कर चलना चाहते हैं कि अगर सब लोग की ताकत एक रहेगी, क्योंकि उनको मुकाबला करना है भारतीय जनता पार्टी से। और भारतीय जनता पार्टी में आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जैसा नेता है, देश के प्रधानमंत्री हैं, लोकप्रिय हैं, अपनी एक छवि है नरेंद्र मोदी की, और फिर साथ में नीतीश कुमार है जिनकी भी छवि है, उनके साथ में चिराग पासवान है, उपेंद्र कुशवाहा है, जीतन राम मांझी है। इन लोगों का अपना वोट बैंक है बिहार में, इनसे मुकाबला करना पड़ेगा। तो अगर इनसे आप मुकाबला करना चाहेंगे तो आप अगर एकजुट नहीं रहेंगे तो मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अगर आप उंगली रहेंगे तो कट जाएगा, और मुट्ठी हो जाएगा तो ताकत हो जाएगा। तो ये राहुल गांधी चाहते हैं कि इसको ताकत के रूप में हमारा गठबंधन हो, जहाँ कोई सब अपनी अपनी शक्ति लगाए। और चुनाव में एक एक वोट का महत्व है, हर आदमी का महत्व है। अगर एक आदमी भी नाराज होता है तो एक वोट आपका घट रहा है। और लोकतंत्र में क्या है कि राजा हो या रंक हो, सबके वो एक वोट का अधिकार है। राजा को भी एक वोट का अधिकार है, और जो गरीब है उसको भी एक वोट का अधिकार है। इसलिए जो है सो राहुल गांधी भी जमीन तैयार कर रहे हैं चुनाव से पूर्व। अच्छा सर, अब ये बात करते हैं कि राहुल गांधी की इस यात्रा का असर एनडीए पर कितना हुआ है। देखिए, आपको तो इसकी खबर होगी कि एनडीए निश्चित रूप से, भाई जमीन पर जब आप संघर्ष करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे, तो स्वाभाविक है आप उनकी कमियों को, सत्ता पक्ष के कमियों को उजागर करेंगे, सरकार की कमियों को उजागर करेंगे, तो चिंतित तो होंगे ही। इसीलिए तो हम कह रहे थे कि वहां भी मुकाबला में बड़े लीडर सब हैं, तो उनसे मुकाबला करने के लिए कांग्रेस गठबंधन, ये जो महागठबंधन है, पूरी एकजुटता से जब लड़ाई लड़ेगी तब जोरदार टक्कर बिहार में होगी। अच्छा, एसआईआर का मुद्दा तो सर चल रहा है, इन लोगों ने बहुत मुखरता से जो है यात्रा कर रहे हैं, और जो वीडियोज वगैरह वायरल हो रहे हैं उसमें दिख रहा है कि राहुल गांधी एक अलग तरह से लोगों के बीच जा रहे हैं। वो जो है सो ऐसा भी नहीं है कि शील्ड होकर रह रहे हैं, अपने बॉडीगार्ड से लोगों से मिल रहे हैं, किसानों से बात कर रहे हैं। लेकिन सर, क्या एसआईआर के पीछे बिहार के लोगों का असल मुद्दा छूट रहा है क्या ऐसा अच्छा होता इंडिया अलायंस के लिए कि अगर बिहार के असल मुद्दा के साथ वो इस यात्रा पे जाते तो और भी फायदा होता। ये लोगों के लिए ये मुद्दा कुछ समझ में नहीं है कि नहीं एसआईआर तो कुछ है ही नहीं, तो लोग तो ऐसा ही कहते हैं। देखिए, मुद्दा कई है। मुद्दा जैसे बिहार में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है, मुद्दा बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, शिक्षा व्यवस्था बड़ा मुद्दा है,
मुझे लगता है इन मुद्दों को भी छूना चाहिए, इन मुद्दों को भी उठाना चाहिए। आज भी शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है बिहार में। नहीं। विकास हुआ है बिहार का, निश्चित रूप से विकास हुआ है। अगर आप बिहार के गांव में जाइएगा, शहर में जाइएगा, तो विकास दिखाई पड़ता है। और नीतीश कुमार को व्यक्तिगत रूप से हम लोग मानते हैं एक विजनरी लीडर के रूप में। पढ़े लिखे इंजीनियर रहे हैं, तो उन्होंने परिवर्तन किया है। लेकिन भ्रष्टाचार भी है बिहार में, भ्रष्टाचार भी है, उस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि अब इस बार का जो चुनाव होगा, उस चुनाव में ये सब मुद्दा उठेगा। और कह सकते हैं आप कि इस बार की लड़ाई बहुत दिलचस्प होगी। तो अभी हम चर्चा कर रहे थे वोट अधिकार यात्रा पर कि वोट अधिकार यात्रा कितना सफल हुआ। खैर, इसका पता तो चलेगा चुनाव परिणाम पर कि कितना सफल हुआ है, लेकिन फिलहाल हमने ये कोशिश की है जानने की कि अब तक कि इस वोट अधिकार यात्रा में क्या क्या हुआ, राहुल गांधी ने किन किन मुद्दों को उठाया और इसका असर जमीन पर क्या हुआ है। सर ने अच्छे से इस बात को समझाने की कोशिश की है आप दर्शकों के लिए। अब आपकी बारी है, आप बताइए कि आपको यह चर्चा कैसा लगा। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए और बताइए कि और कौन से मुद्दे पर हम बुलाकर अपने एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करें और आप लोगों के बीच रखते रहें। धन्यवाद।